फिर इसके बाद जो है यदि कहा जाए कि एक शाखा जो है वो भारत की ओर आती है, तो ये जो यूची कबीले वाले लोग, इन्हें ही कहा गया कुषाण। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मोटरसाइकिल्स में। मित्रों, दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, और जिसे भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। वो और कोई नहीं, कनिष्क के बारे में मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि कनिष्क को क्यों द्वितीय अशोक कहा जाता है, और कनिष्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से कुषाण वंश और अन्य वंशों का उदय होता है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यानी यदि देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में यदि देखा जाए, यानी 184 बीसी में कुछ जो है विदेशी वंशों की भी स्थापना होगी, और कुछ देसी वंश आते हैं, और कुछ जो है विदेशी जो है आक्रांता, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले यानी चर्चा की थी हमने कि सबसे पहले कौन आए थे, तो ईरानी के बाद कौन आए, यूनानी, इसे हम इंडो यूनानी कहते हैं। उसके बाद कौन आए, तो उसके बाद जो है इंडो यूनानी, उसके बाद शक आए, शक के बाद कौन आए, पल्लव आए, शक के बाद पल्लव आते हैं, तो शक के बाद जो है पल्लव आते हैं, और फिर उसके बाद कौन आते हैं, तो उसके बाद जो है कुषाण आते हैं, उसके बाद आते हैं कुषाण, उसके बाद कुषाण आते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि देशी वंशों की चर्चा की जाए, तो इसमें जो है शुंग वंश आएगा, शुंग काल, उसके बाद कण्व वंश आएंगे, कण्व वंश के बाद आंध्र सातवाहन वंश आएंगे, सातवाहन वंश आएगा, और सातवाहन वंश के बाद कुछ अन्य वंशों का उदय होगा, जैसे वाकाटक, जैसे अभीर, जैसे पल्लव, और जैसे गुप्त। तो कुछ इन वंशों का उदय होगा। तो यदि बात करें कुषाणों की, यानी हमें चर्चा करनी है कनिष्क की, तो कनिष्क मतलब किसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, यानी ईरानियों, यूनानी, शक, पल्लव और ये कुषाण। तो कनिष्क का संबंध किस वंश से था, कुषाण। तो इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो कनिष्क था, इस कनिष्क ने किस प्रकार से भारत में जो है देखा जाए तो भारत में कनिष्क ने किस प्रकार से जो है शासन स्थापित किया था। और दूसरी चीज, यानी कनिष्क के विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, तो एक डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इतनी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि ये भारत का एक मैप बनाया जाए, यदि भारत का मैप देखा जाए, तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहा जाता है तिब्बत। ये वाला जो पार्ट है, इसको कहा जाता है मध्य एशिया। और यहीं पर कुछ जनजातियां रहती थी, जिसमें यहां जो जनजातियां रहती थी उन्हें कहते थे हिंगनू, या जिन्हें हम हूण कहते हैं, हिंगनू या हूण कहते हैं। यहां पे जो कबीला रहता था, इसे हम कहते थे यूची कबीला, यूची कबीला। और यहां पर जो जनजातियां रहती थी उसे कहा गया शिथियन। क्या कहा गया, शिथियन जो है जनजातियां, शिथियन जनजातियां। तो
ऐसा हुआ कि ये ट्राइब्स, ये जनजातियां आपस में लड़ती रहती थी और यूची हिंगरू से लड़ते रहते थे, शिथियन यूची कबीले से लड़ते रहते थे और ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के प्रति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है माइग्रेशन पलायन करते रहते थे, क्योंकि इनके बीच में आपसी जो है संघर्ष चलते रहते थे। तो इसी क्रम में जो है ये जो जनजाति थी हिंगनू, इन्होंने यूची कबीले को भगाया और यूची वालों ने शिथियन को भगाया, यानी इसे क्या कहा गया, शक कहा गया। तो जब हिंगड़ू ने यूची कबीले को भगाया तो ये यूची कबीले वाले कहां पर आकर बस जाते हैं, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जाकर ये इसकी दो शाखाएं, एक शाखा इसकी यूची कबीले की कहां चली जाती है, तिब्बत, और एक शाखा जो है इसकी कहां जाती है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी कहां पर जाकर बस जाते हैं, बैक्टीरिया, और इसे कहा गया शक द्वीप कहा गया। इसे क्या कहा गया, शक द्वीप कहा गया। और फिर इसके बाद जो है यदि कहा जाए कि एक शाखा जो है वो भारत की ओर आती है, तो ये जो यूची कबीले वाले लोग, इन्हें ही कहा गया कुषाण। क्या कहा गया इन्हें इन्हें ही कहा गया कुषाण। तो इनकी एक शाखा भारत की ओर आती है। तो जब इनकी एक शाखा भारत की ओर आती है तो अफगानिस्तान और अपना ठिकाना बनाती है ये पहले तक्षशिला। क्या कहा, तक्षशिला। और ये यूची कबीले के लोग जब भारत आते हैं और तक्षशिला को अपना पहला केंद्र बनाते हैं, तो ये यूची कबीले के ही जो लोग थे इन्हें ही कहा गया कुषाण। तो भारत में जो कुषाण वंश का संस्थापक था, कुषाण वंश था, ये किस कबीले से संबंधित था, कुषाण यूची कबीले से संबंधित थे, यूची कबीले से संबंधित थे। कुषाणों को क्या कहा जाता था, तो कुषाणों को कुई सांग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुषाणों को कुई सांग कहा जाता था। और इनका पहला शासक कौन था कुषाणों का, तो कुजल कटफिसेस। तो कुजल कटफिसेस जो है कुषाण वंश का पहला शासक था और ये कुषाण वंश का क्या था, संस्थापक था। और इसने जो सिक्के चलाए वो तांबे के चलाए। इसके सिक्कों पे जो लिखा रहता था वो लिखा रहता था धर्म विदत। और ये कौन से धर्म को मानने वाला था, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। कुजल कटफिसेस के बाद अगला कौन आता है, विम कटफिसेस। विम कटफिसेस अगला शासक आता है। इसे बिमा भी कहा जाता है। इसने शिव नंदी और त्रिशूल के सिक्के चलाए थे, शिव नंदी और त्रिशूल के सिक्के चलाए थे। और ये जो है शैव धर्म को कहीं ना कहीं मानने वाला था। और पहली बार इसने नियमित रूप में सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के जो सिक्के हैं वो पहली बार, यानी नियमित रूप में सोने के सिक्के पहली बार कैसे नियमित रूप में चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नियमित रूप में चलाने का श्रेय जो है विम कटफिसेस को दिया जाता है। नियमित रूप से, तो नियमित रूप से चलाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, विम कटफिसेस को दिया जाता है। और फिर उसके बाद अगला जो शासक आएंगे उसका नाम है कनिष्क। तो यदि मैं कनिष्क के बारे में कहूं तो यह कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। यदि मैं कनिष्क को कहूं तो इसकी दो राजधानियां थी। एक राजधानी का नाम क्या था, तक्षशिला। दूसरी राजधानी का क्या नाम था, मथुरा। यदि मैं कनिष्क के बारे में कहूं तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्धों की जो है चौथी बौद्ध संगति हुई, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी में। तो चौथी बौद्ध संगति हुई। और जो चौथी बौद्ध संगति हुई ये कहां हुई, कश्मीर के कुंडल वन में हुई। तो कश्मीर के कहां पर होती है, कुंडल वन में होती है, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाता है, यानी हीनयान और महायान। कनिष्क के शासनकाल में पहली बार महायान शाखा यानी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया गया। कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध पहली बार मूर्ति के रूप में पूजे जाने लगे। कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध की जो पहली मूर्ति है, बुद्ध की पहली जो मूर्ति है मानव जनित, वो बुद्ध की पहली मूर्ति कनिष्क के शासनकाल में कहां पर बनती है, मथुरा में बनती है। कौन सी शैली में बनती है, मथुरा शैली में बनती है।
कनिष्क के शासनकाल में महायान शाखा का बहुत विकास हुआ और बौद्ध धर्म भारत से बाहर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार गया। कहां पर गया? जापान, मंगोलिया, कोरिया, तिब्बत, चीन, इंडोनेशिया, इन पूरे क्षेत्रों में क्या हुआ? बौद्ध धर्म फैला। कनिष्क जो है के काल में क्या हुआ? अनेक सारे स्तूप बनाए गए, जैसे जैसे संघाराम। कनिष्क ने तक्षशिला में क्या किया? पुरुषपुर टावर का निर्माण कराया। पुरुषपुर जो है कनिष्क टावर जिसे बोलते हैं, इसे पुरुषपुर भी कहा जाता था। तो यहां कनिष्क टावर का निर्माण कराया गया। ये 13 मंजिल जो है ऊंचा टावर था, 13 मंजिल ऊंचा टावर था और 400 जो है फीट लंबा था। कनिष्क ने जो है राज जो है धर्मथिद करके जो है नगर बसाए। कनिष्क जो है इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा शुद्ध जो है स्वर्ण सिक्के चलाए गए। क्यों चलाए गए? क्योंकि कनिष्क जो है ये कहीं ना कहीं इस व्यापार मार्ग पर अधिकार कर लेता है जिसे कहा जाता है सिल्क रूट। तो सिल्क रूट के 3 रास्ते थे, कनिष्क तीनों जो है रास्तों पे अधिकार कर लेता है। सिल्क रूट का जो एक रास्ता था वो चीन तिब्बत से होता हुआ और इधर रोम की ओर जाता था। एक रास्ता जो सिल्क रूट का होता था वो ये तक्षशिला से इसमें जुड़ता था और एक रास्ता जो होता था वो अफगानिस्तान, उसके बाद ब्लैक सी से होता हुआ यूनान रोम की ओर जाता था। और तीसरा जो रास्ता था वो ये फारस की खाड़ी है और ये यहाँ लाल सागर से होते हुआ, तो तीसरा जो रास्ता था वो ये लाल सागर से होते हुआ यूनान रोम। कनिष्क ने इन तीनों के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया शिल्क मार्ग, इसे कहा गया रेशम मार्ग। तो यहां से कनिष्क को इतनी ज्यादा आय प्राप्त हुई कि सबसे ज्यादा इतिहास में शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के काल में चलाए गए। कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। सबसे ज्यादा सिक्के जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चलाए गए। नियमित रूप से पहली बार सिक्के बिम कटफिसिस ने चलाए और उससे पहले जो सिक्के थे वो इंडो यूनानी को श्रेय दिया जाता है। कनिष्क जो था, कनिष्क ने अनेक प्रकार के स्तूप, अनेक प्रकार के संघाराम, अनेक प्रकार की जो है बौद्ध जो है यानी बौद्ध धर्म को महायान शाखा को प्रसर देने के लिए अनेक प्रकार के स्तूपों का, चैत्यों का, अनेक प्रकार के विहारों का निर्माण कराया, अनेक प्रकार के संघाराम का निर्माण कराया। कनिष्क जो था इसका साम्राज्य जितना भारत में था उससे ज्यादा भारत के बाहर था। तो कहा जाता है पहला अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? कनिष्क को दिया जाता है। तो कहा जाता है कि पहला अंतरराष्ट्रीय जो साम्राज्य था, पहला अंतरराष्ट्रीय जो साम्राज्य था, तो पहला अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय था वो किसे दिया जाता है? कनिष्क को दिया जाता है। क्योंकि यह भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसका जो क्षेत्र था वो भारत में कम था, भारत से बाहर ज्यादा था। तो कनिष्क का क्षेत्र कैसा था? कुछ इस प्रकार से था कनिष्क का क्षेत्र। जो कनिष्क ने यानी ये पूरा जो है कनिष्क का क्षेत्र था, ये पूरा जो है कनिष्क का क्षेत्र था। तो जितना क्षेत्र कनिष्क का भारत में था उससे ज्यादा भारत से बाहर था। इसके अलावा कनिष्क ने जो है यानी एक चीनी ग्रंथ है हाउ हान शू, तो हाउ हान शू में जो बात मिलती है, हाउ हान शू, इसमें बात मिलती है कि एक चीनी जो है राजा था जिसका नाम था मानचाऊ और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पांचाऊ। तो कनिष्क ने इसके साथ युद्ध लड़ा। पहली बार में जो है वो हार होती है पर दूसरी बार में जीत होती है। इसका वर्णन हमें चीनी ग्रंथ जो है हाउ हान शू से मिलता है और इस ग्रंथ में भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था उसे यंतु कहते हैं। तो चीनी ग्रंथों में भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता था उसे यंतु कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कनिष्क था ये पहला ऐसा राजा था जिसने चीन के ऊपर अधिकार करने की योजना बनाई। ऐसा पहले राजा था जिसने चीन की राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कनिष्क ऐसा राजा था जिसका साम्राज्य भारत में कम, भारत से बाहर ज्यादा था। कनिष्क ऐसा राजा था जिसके काल में सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के के चले, सबसे ज्यादा शुद्ध जो है सोने के सिक्के चले। कनिष्क ऐसा राजा था जिसने
जो उपाधियां धारण की वो जिनका नाम था शाही देवानुशाही और देव जो है देवपुत्र, ये उपाधियां कनिष्क ने धारण की। कनिष्क ने देवताओं की समतुल्य जो है अपने आप को बताने का कोशिश की। तो कहीं ना कहीं शाही कनिष्क के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर हेराक्लीज जो है बुद्ध, कनिष्क के सिक्कों पे हेराक्लीज, बुद्ध, सूर्य जो है इनकी आकृति देखने को मिलती है, अग्नि वेदिका की आकृति की देखने को मिलती है। तो कनिष्क के सिक्कों पर हेराक्लीज, सूर्य, अग्नि वेदिका जो है इनकी आकृति देखने को मिलती है। कनिष्क का एक सिक्का है तांबे का, उस सिक्के पर जो है अग्नि वेदिका पे बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया है। कनिष्क का एक सिक्का है जिसे आइसो शिव कहा गया है। कनिष्क के ये जो सिक्के हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण इतिहास का स्रोत होते हैं। कनिष्क के दरबार में कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर हमला किया तो यहां पर कनिष्क ने 3 चीजें प्राप्त की। एक जो है अश्वघोष प्राप्त किया जो कनिष्क का राज दरबारी बनेगा। एक जो है यहां से अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया जो भविष्य करता था। और एक जो है कनिष्क ने यहां से, यानी जब पाटलिपुत्र पे कनिष्क ने अधिकार किया तो कनिष्क ने यहां से 3 चीजें प्राप्त की थी। यानी कनिष्क ने यहां से महात्मा बुद्ध का भिक्षा प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा लेते थे, कनिष्क ने यहां से जो है एक अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया था जो क्या करता था, भविष्य बताता था। और कनिष्क जो था उसने यहां से जो है एक महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया था। तो कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर अधिकार किया तब कनिष्क ने क्या 3 चीजें प्राप्त की थी। कौन कौन सी चीजें प्राप्त की थी? एक अश्वघोष, ठीक है, तो सारीपुत्र प्रकरण सौंदरानंद, ये इसकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित्र। दूसरा क्या प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध का भिक्षा प्राप्त। तीसरी क्या चीज प्राप्त की थी? एक अद्भुत मुर्गा जो भविष्य करता था। कनिष्क जो था ये कहा जाता है कि बहुत ही विद्वान शासक था और विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण देता था। तो कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसने कहा है? मैडम ब्लास्की ने। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन मैडम ब्लास्की ने कहा है। नागार्जुन की पुस्तक का नाम प्रज्ञा पारिता है। नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद का सिद्धांत किस पे आधारित है? सापेक्षतावाद पे। नागार्जुन जो है इसके अलावा कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। चरक एक वैश्य पुत्र थे। चरक जो है जिन्होंने सर्जरी इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। कनिष्क के दरबार में मंथर प्रकांड विद्वान रहता था। कनिष्क के दरबार में जो है अजय सिलास नामक प्रकांड विद्वान रहता था। कनिष्क के दरबार में स्थापत्यकार रहते थे। कनिष्क के दरबार में इंजीनियर रहते थे, जैसे अजय सिलास, जैसे मंथर, जैसे नागार्जुन, जैसे चरक, जैसे अश्वघोष। ये कनिष्क के दरबार में रहने वाले महत्वपूर्ण विद्वान थे। कनिष्क जो था उसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में और भी, यानी जिसे कह सकते हैं कि विद्वानों का संरक्षण था। वो कहते हैं वो रोज जो है कई 100 स्वर्ण मुद्राएं विद्वानों के ऊपर लुटाया करता था। तो कनिष्क जो है क्यों द्वितीय अशोक कहा गया? क्योंकि इस काल में बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत में हुआ बल्कि भारत के बाहर हुआ। कनिष्क के काल में बुद्ध की पहली बार जो है मूर्ति बनाई गई। मानव निर्मित पहली जो मूर्ति है वो बुद्ध की बनाई गई। वो मूर्ति किस शैली में बनाई गई? मथुरा कला शैली में। तो कनिष्क के काल में 2 कला शैलियों का बड़ा विकास हुआ। एक है गांधार कला शैली और दूसरा है मथुरा कला शैली। गांधार कला शैली जिसे हम हेलेनिस्टिक आर्ट कह सकते हैं, का ही एक रूप कह सकते हैं, विकसित रूप। गांधार कला शैली को हम जो है इंडो यवन जो है शैली का एक रूप मान सकते हैं। गांधार कला शैली को हिंद यवन शैली का एक रूप मान सकते हैं। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली की क्या विशेषताएं थी? तो गांधार कला शैली में जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई है वो यथार्थवादिता की ओर बनाई गई है। बुद्ध को मांसपेशियां, दाढ़ी, मूछ, बाल इत्यादि के रूप में दिखाया गया है। बुद्ध को यूनानी देवता हेरोक्लीस के समान बताया गया है। बुद्ध के पीछे, यूनानी देवता हेरोक्लीस के पीछे एक आभा मंडल दिखाया गया है। बुद्ध को सामान्य मानव के रूप में दिखाया गया है। बुद्ध को जो है झीने कपड़े यानी पतले कपड़े पहनाए गए हैं जिसमें आर पार दिख सकता है। गांधार कला शैली में काले स्लेटी कलर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। गांधार कला शैली जो है
इस काल शैली में यथार्थवादिता, वास्तविकता को ज्यादा दर्शाया गया है। गांधार कला जो शैली है वो इंडो यूनानी कला के बाद विकसित हुई। गांधार कला शैली में ये जो अफगानिस्तान का जलालाबाद है, बामियान है, गांधार है, यहाँ पर अनेक मूर्तियां बनाई गई। गांधार कला शैली की तुलना यदि मथुरा कला शैली से कहा जाए तो मोरा नाम की एक महिला थी जिसने 5 वृषणी वीरों की मूर्ति स्थापित की, जिनका नाम था कृष्ण बलराम, अनिरुद्ध, साम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, प्रद्युम्न, कृष्ण बलराम। और मानव निर्मित पहली बुद्ध की मूर्ति जो है वो मथुरा कला शैली में ही बनाई गई। मथुरा कला शैली को आदर्शवाद कला शैली के रूप में भी जाना जाता है। मथुरा कला शैली में बुद्ध की मूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक आदर्शवाद के रूप में बनाई गई है और उनको मोटे कपड़े पहनाए गए हैं और इनकी मूर्तियों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज्यादा किया गया है। मथुरा कला शैली बुद्ध की मूर्तियों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज्यादा किया गया है। इसके अलावा ये जो कला शैली है, इन कला शैली का प्रभाव ये होगा कि आगे जाकर जो गुप्त काल होगा उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मूर्तियां बनेगी और बड़ी मात्रा में जो है मंदिर स्थापत्य कला आगे बढ़ेगी और फिर आगे कहीं ना कहीं हम नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली जो है इनका भी विकास देखने को मिलेगा। तो एक कला का एक दौर था जो कि कहीं ना कहीं मौर्य काल से चालू हुआ और मौर्योत्तर काल के बाद ये कला का दौर लगातार बढ़ता जाएगा और ये कला का दौर जो है स्तूपों में, विहार में, गुफाओं में, मंदिरों में और मूर्तियों में ये हमें और ज्यादा परिष्कृत दिखाई देगा। कनिष्क की एक मूर्ति मिली है मथुरा में जिसमें चोगा जो है पहने हुए दिखाया गया है, उसका सर विहीन है और एक लंबा कोट और एक पतलून पहनी हुई है और एक जूते पहने हुए हैं। तो पहली बार एक ऐसी मूर्ति जिसमें राजा को ऐसे कपड़े पहने हुए दिखाई दिया है जिसे हम कह सकते हैं कि कोट पहना हुआ है, पतलून पहनी हुई है, जूते पहनी हुई है, यानी पहली बार इस प्रकार के कपड़े पहनने के साक्ष्य भी कनिष्क की इस मूर्ति से प्राप्त होते हैं। तो यदि कनिष्क के बारे में हमें देखा जाए तो कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत कार्य किया, कनिष्क ने उस कार्य को और आगे बढ़ाया और इस धर्म की सीमाएं न केवल भारत के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी इतना आगे बढ़ाया, यानी भारत की सीमाओं के उस पार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के उस पार पूरे विश्व में इस बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ये बौद्ध धर्म जो है महायान शाखा कनिष्क के काल में खूब फली फूली। महायान शाखा में बुद्ध जो है कहीं ना कहीं देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। बुद्ध को यहाँ पर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार मान लिया जाने लगा और कहीं ना कहीं जो जैसे हम कह सकते हैं कि बोधिसत्व के रूप में अनेक प्रकार से जो है मोक्ष की जो धारणा है उसमें नए कंसेप्ट जुड़ गए कि जब तक पूरे संसार को नहीं मिलेगा मोक्ष तब तक जो है लगातार प्रयास करता रहना चाहिए। और जावा से लेकर, इंडोनेशिया से लेकर, मंगोलिया से लेकर, कोरिया से लेकर, जापान से लेकर, तिब्बत से लेकर, चीन से लेकर पूरे ये जो क्षेत्र था यहाँ पर बड़ी मात्रा में गुफाएं बनाई गई, बड़ी मात्रा में पत्थरों को काटकर बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, बड़ी मात्रा में जो है एक प्रकार से कहा जाए तो बौद्ध धर्म का विकास होता है। तो कुल मिला के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का विकास होता है, बड़ी मात्रा में बौद्धों के स्तूप बनाए गए, बड़ी मात्रा में बौद्ध विहार जो है उनको दान में दिया गया। तो क्यों कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया, बौद्ध जो है इसके पीछे ये सारे कारण लिखने हैं। इसके अलावा कनिष्क का समय जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान की क्रांति का, यानी ज्ञान विज्ञान के विकास का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पर हम यदि मंथर के बारे में सुनते हैं तो अश्वघोष के बारे में सुनते हैं, यदि हम नागार्जुन के बारे में सुनते हैं तो कहीं ना कहीं अजय सिलास के बारे में सुनते हैं, जो है इन सब के बारे में कहीं ना कहीं। और संरक्षक भी एक महान विद्वान थे और कहीं ना कहीं कनिष्क के शासन काल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पार्स के प्रयासों से चौथी बौद्ध संगति हुई कश्मीर के कुंडल वन में, और ये जो चौथी बौद्ध संगति हुई इसकी अध्यक्षता जो है अश्वघोष ने की थी, उपाध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इस प्रकार जो है ये काल जो था ये बौद्ध धर्म के लिए कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम काल के रूप में भी कहीं ना कहीं माना जाता है। तो इस प्रकार जो है ये कनिष्क जो है इसका पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर पूरे जो है जैसे हम कह सकते हैं कि विश्व में जो है एक बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और सिल्क रूट पे अधिकार करने वाला ये भारत का ऐसा राजा था जिसने तीनों सिल्क रूट पे अधिकार किया और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इसने चलाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है
सारी बातें पूरी हो चुकी। इसके बाद कनिष्क के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद हुबिष्क, उसके बाद जो है वसुदेव, उसके बाद कनिष्क सेकंड। यानी ये पूरी अंत के जो शासक हैं उसको हम लोग पार्ट 2 में लेके जाएंगे। और आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। यानी हमने कनिष्क के बारे में पढ़ने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार कनिष्क एक महान राजा था, क्यों जो है कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, और क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि ये जो कुषाण थे इन्होंने भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं एक परचम के रूप में अपना नाम स्थापित किया। क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्ध की परंपरा से कहीं ना कहीं जो है मूर्ति, और कहीं ना कहीं जो है एक स्थापत्य कला, कहीं ना कहीं जो है गांधार कला शैली, कहीं ना कहीं मथुरा कला शैली के रूप में वो अमिट छाप भारतीय इतिहास में छोड़ी, जिसके लिए हम हमेशा से और हमेशा कनिष्क को, कुषाण वंश के शासकों को याद करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यही पे आज हम लोग क्लास को समाप्त करें।